हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी कथा। आज हम लोग जेनेटिक्स सीरीज में एपिसोड 4 में जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ना हम लोगों को? पहले तो पढ़ना है पैकेजिंग ऑफ हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स, सेकंड क्रोमैटिन एंड थर्ड वन इज क्रोमोसोम। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअल में अगर हम एक मैमल कि एक टिपिकल सेल को ले लें और उस सेल में डीएनए की अगर लेंथ को देखें तो वो जो लेंथ होती है नियर अबाउट 2.2 मीटर के इक्वल होती है। अब प्रश्न उठता है कि इतने छोटे से न्यूक्लियस में जिसका साइज होता है लगभग 10 माइक्रोन मीटर, अब उस छोटे से न्यूक्लियस में जो कि दिखाई नहीं देता है नंगी आंखों से, और इतना बड़ा डीएनए जिसका साइज है 2.2 मीटर, ये एडजस्ट कैसे होता है? यही कारण है कि डीएनए पैकेजिंग की जरूरत पड़ी। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज कहीं रखनी है छोटी सी जगह में, तो आप क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करके उसे छोटा करते हैं, छोटा करके फिर उस छोटी सी जगह में रख देते हैं। तो ठीक उसी तरह से जस्ट लाइक दैट द डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल वो कितना लंबा है? 2.2 मीटर है। जैसा कि मैमेलियन की केस में हम बात कर रहे हैं, एक टिपिकल सेल का डीएनए लिया गया तो 2.2 मीटर है और उसको 10 माइक्रोन मीटर न्यूक्लियस में एडजस्ट होना है। तो जाहिर सी बात है वो कब होगा? जब उसमें पैकेजिंग होगी। और पैकेजिंग के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? तो यहाँ डीएनए की पैकेजिंग होनी है। एज वी नो दैट द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। फर्स्ट तो ये जानिए कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है? वो फॉस्फेट ग्रुप के नाते होता है। अब हमारे साथ में होगा क्या? जैसा कि अभी हमने चर्चा करी कि पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों है। पैकेजिंग की आवश्यकता इसलिए है कि जो डीएनए होता है एक टिपिकल सेल में, मैमल के केस में, वो नियर अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग होता है और उसको एडजस्ट एकोमोडेट करना होता है कहां पर? एक न्यूक्लियस की छोटी सी साइज है जो कि नियर अबाउट 10 माइक्रोमीटर होता है। तो इसमें एडजस्ट होने के लिए पैकेजिंग, बिना पैकेजिंग के वह चीज उसमें एडजस्ट नहीं हो सकती। जैसे कोई चीज है, आज यूजुअल आप देखते होंगे अपने घरों में भी कि बड़ी सी बड़ी चीज को अगर कहीं छोटी सी छोटी जगह में रखना है तो आप उसको फैला के नहीं रख सकते क्योंकि जगह छोटी है। उसमें आपको क्या करना होता? पैकेजिंग करना होता। बिना पैकेजिंग के आप छोटी चीज में बड़ी चीज को एडजस्ट करके नहीं रख सकते। तो मतलब छोटी चीज है, मतलब एरिया उसका कम है, तो हमारे पास जो बड़ी चीज है उसकी एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। एरिया कम करने के लिए वी नीड फोल्डिंग, तभी जाके हम उसमें उसको उसके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की। तो डीएनए क्या होता है? वो जिसका विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले एपिसोड में, एपिसोड 3 में। आई हैव टीच यू about the DNA double helix model which was given by the Watson and Crick. So please you have to watch that episode to understand the content of this episode. So what is actually कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पहली उसकी जो रैपिंग होती है वो क्या करता है कि हिस्टोन प्रोटीन होता है और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या करता है? और रैप करता है। इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसे जो सेल होती है, जब वो 2 सेल बनानी होती है उससे, तो उसमें 2 फेज होती है सेल के पास में।
सेल एक तो इंटरफेज में रहती है, दूसरा माइटोटिक फेज में आती है। तो जब सेल इंटरफेज में रहती है तो उस समय 3 सब फेजेस होते हैं, दैट इज G1, S एंड G2। G1 फेज में जो आपका ये डीएनए है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। वो क्रोमैटिन क्या है, और उस समय उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा होता है। लोग कहते हैं कि ये रेस्टिंग फेज है। भैया वो रेस्टिंग फेज नहीं है। अगर रेस्टिंग फेज रहता तो उसमें तमाम एक्टिविटीज चलती है, मतलब उस समय मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल। वो सेल रेस्ट में नहीं रहती है, सेल बल्कि क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ट्रांसक्रिप्शन की फेज में उनका एक्सप्रेशन है, वो सारी चीजें इंटरफेज के दौरान होती हैं, क्योंकि अगर होता नहीं तो बाकी चीजें तैयार नहीं होती, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता उसमें। तो हमें बात करनी है कि जो क्रोमैटिन अभी मैंने चर्चा करी है, क्रोमैटिन कैसे बनेगा। तो पहली पैकेजिंग जो होती है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की, तो जो पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे मोतियों की कोई माला पिरोई गई हो, उस तरह की कुछ संरचना इंटरफेज में प्रेजेंट होती है। हालांकि आप इंटरफेज के कंडीशन में आप उससे विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये अज्यूम किया जाता है कि वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रिंग पर पड़ी हुई हैं और वो उस तरह से दिखती हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। जनरल में देखा जाए तो ये अगर आपके पास में हिस्टोन प्रोटीन है तो इनके चारों तरफ कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनी होती है। इसका हम डिटेल आगे देखेंगे। तो कुछ इस तरह की संरचना इंटरफेज में होती है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब एक्चुअल में होता क्या, इसके अंदर की बातों को देखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स के विषय मैंने चर्चा कर ली है पिछले एपिसोड में, तो उसको आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम आगे यहां बढ़ते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये एक्चुअल में ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब इसमें क्या है कि अपने पास 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 5 यूनिट होती है और पांचों 5 प्रकार की होती है। तो पहला यूनिट आप देख रहे हैं इधर, क्या है ये है हिस्टोन 1, और दूसरा सब यूनिट है H3, तीसरा है H4, चौथा है H2A और पांचवा है H2B। ठीक, तो H1 को आप छोड़ दीजिए, जिसको हम कहते हैं, अभी बाद में जित कर लूंगा। तो H3 और H4 जब डीएनए रैप करना शुरू करता है, एक्चुअली में प्रश्न उठता है कि कौन सा सब यूनिट पहले जाएगा। जब डीएनए की रैपिंग शुरू हो जाती है, तो रैपिंग शुरू होती है हिस्टोन के चारों तरफ, तो पहले क्या होगा कि H3 H4 2 सब यूनिट आएंगे, वो बना लेंगे डाइमर। ठीक, तो अब आप देखिए इसकी यहां पर देखिएगा क्या कि H3 H4 सबकी हमने क्या लिया है, 2-2 यूनिट लिया है। देख रहे हैं आप, 2 यूनिट ऑफ H3, 2 यूनिट ऑफ H4, 2 यूनिट ऑफ H2A एंड 2 यूनिट ऑफ H2B। अगर हम जनरली इसको एड ऑन कर दें तो 2 2 4 2 6 2 8 मीन्स की 8 सब यूनिट्स ऑफ हिस्टोन्स अरेंज्ड हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये टर्म्स पूछा जाता है, उस टर्म को हम बोलेंगे हिस्टोन कोर पार्टिकल। राइट, अब हिस्टोन कोर पार्टिकल में कहीं भी आपको H1 की भागीदारी नहीं दिख रही है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या हिस्टोन कोर पार्टिकल में
H1 होता है, यस और नो। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, सीधे ये H1 पार्टिकल इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन कोर पार्टिकल, राइट। अब आ जाइए, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है एक्चुअल में वो पॉजिटिविटी क्यों है, उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज हमने अभी जिक्र किया था, वो पॉजिटिवली चार्ज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, और ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है हिस्टोन प्रोटीन। और लाइसिन क्या है, आर्जिनिन क्या है, दिस इज अमीनो एसिड रेसिड्यू। लाइसिन और आर्जिनिन क्या है, अमीनो एसिड रेजिड्यू है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ड्यू टू दिस हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, which is basic, shows the basic nature। अब देखते हैं जरा यहां, जैसे कि जब डीएनए रैपिंग शुरू करेगा तो सबसे पहले ये दो यूनिट H3 और H4 की आती है डाइमर के रूप में, फिर H2A H2B की आती है, वो भी डाइमर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो जाती है टेट्रामर। फिर इसी तरह का टेट्रामर दूसरे साइड में भी जाकर एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए हमने यहां पर दिखाया है टेट्रामर इंटू 2, मतलब एक टेट्रामर ऊपर एक टेट्रामर नीचे, एंड दैट बिकम अ octamer। In your NCERT book, octamer is known as new body have been given। एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो ऑक्टामर को न्यू बॉडी के रूप में भी कहा गया है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। और जैसा कि अभी हमने कहा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां भी वो हमने मेंशन कर दिया कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब आप जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दो बॉडी अगर एक जगह है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर अट्रैक्शन होगा और वो टाइटली पैक्ड होंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा होता कि व्हाट इज द नीड ऑफ पैकेजिंग। पहला नीड तो हमने बता दिया कि ये इनका लेंथ काफी लंबा होता है और जिसमें इनको एडजस्ट होना होता है वो काफी छोटा होता है, दैट इज न्यूक्लियस। तो ये एडजस्ट होने के लिए एक तो पैकेजिंग होती है, दूसरा चीज ये कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता अगर ये पैकेजिंग नहीं होती तो इनमें काफी डैमेज, क्योंकि इतने पतले होते हैं ये, इनमें काफी डैमेज आ सकते हैं, और डैमेज आने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो 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 लिविंग थिंग्स होगी, उसके कैरेक्टर्स में काफी चेंजेज आ सकते हैं, या फिर जो फोर्थकमिंग चाइल्ड होगा उसके कैरेक्टर में काफी चेंजेज आ सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल, जो कि काफी घातक हो सकता है। इसलिए पैकेजिंग होना जरूरी है ताकि टूटे न, ठीक। और दूसरा पैकेजिंग का कारण ये बता दिया। तो अब अपने पास ऑक्टामर बन के तैयार हो गया। ऑक्टामर में ये भी हमने बता दिया कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं। ड्यू टू दिस अमीनो एसिड्स they show the positively charged body and also shows the basic nature। और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि उसमें फास्फेट ग्रुप है और वो कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। तो बेस और एसिड आप जानते हैं कि वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बाइंड कर सकते हैं। तो ये जब बाइंड करेंगे तो बाइंडिंग जो होती है, ये डीएनए अगर है, अब डीएनए के चारों तरफ जो बाइंडिंग होती है वो कोई कहता है डबल 2 टाइम्स रैप करता है, ठीक है, 2 टाइम्स रैप करता है, लेकिन एक्चुअल उसका जो रैपिंग का टाइमिंग है दैट इज 1.7 टाइम रैप करता है। एक कोर पार्टिकल के चारों तरफ डीएनए एक तरफ से ऐसे आया, फिर ये गया, फिर इधर से आया, फिर यहीं से निकल गया। दिखता तो है दो, लेकिन पूरा कंप्लीट दो होता, एक कंप्लीट टर्न होता है और एक टर्न जो होता है वो लगभग 3/4 होता है, ठीक है।
तो ये कह सकते हैं कि 1+3/4 ये टर्न ऑफ डीएनए है अराउंड कोर पार्टिकल ऑफ हिस्टोन। ठीक है बेटा, अब इनके और डिटेलिंग इसका हम देखते हैं। इसको ये चीज नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करें, फिर उसके बाद में बाकी आगे देखा जाए। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी बात करी थी कोर पार्टिकल जो बनता है हिस्टोन का, जिसमें कि जो चारों हिस्टोन यूनिट है प्रत्येक की क्या होती है, 2-2 यूनिट होती है। वो मिलके क्या बनाती है, हिस्टोन कोर पार्टिकल बनाती है। और जब वो हिस्टोन कोर पार्टिकल बन जाता है, उसके चारों तरफ जब डीएनए का 1 कंप्लीट टर्न और 3/4 एंड टर्न हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। मीन्स यू कैन से द nucleosome is the structural unit of क्रोमैटिन। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कब होगा, केवल हिस्टोन का अब उसमें पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसोम है या न्यूक्लियोसोम इज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, ऑक्टामर विथ डीएनए रैपिंग, octamer with DNA wrapping and H1 protein. So your answer will be this one, कि एक कोर पार्टिकल के चारों तरफ जब डीएनए की रैपिंग हो जाती है, उसके बाद उन्हें दोनों एंड को, फ्री एंड को होल्ड करने के लिए ये H1 प्रोटीन लगता है। इसलिए और यहीं से एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ता है, इस कारण हम इसे लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द लिंकर हिस्टोन, तो H1 इज नोन एज लिंकर हिस्टोन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमने अभी कहा कि न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। तो अब कैसे क्रोमैटिन बनेगा, इसका मतलब कि अगर कई न्यूक्लियोसोम एक साथ जुड़ेंगे, हम जैसा कि बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब उनके संरचनात्मक इकाई है, तो इसको अगर कई जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, वही संरचना जो दिखती है इंटरफेज में कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। यहां लड़के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम। अभी हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। तो पहला बात तो ये जान लीजिए कि जो कोर पार्टिकल है उसके चारों तरफ डीएनए जब 1.7 टर्न वो ले लेगा, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। अब वो न्यूक्लियोसोम क्या है, एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जिस डीएनए से जुड़ता है उस डीएनए को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, तो उसके जाने से पहले डिटेल में थोड़ा ये देख लें कि एक जो डीएनए रैप करने वाला होता है, डीएनए जो रैपिंग होनी है किसके चारों तरफ, हिस्टोन कोर पार्टिकल के चारों तरफ, तो वो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 2 nm होता है, दैट इज 2 नैनोमीटर। अब वो क्या करेगा कि ये सपोज जो ग्रीन कलर में शो किया यहां पर क्या है, कोर पार्टिकल ऑफ द हिस्टोन है। अब इसके चारों तरफ जो रेड कलर में दिखाया है वो क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स है। वो क्या किया कि रैपिंग जब शुरू किया तो जितना
कोर पार्टिकल से सटा हुआ पार्ट होगा, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, कौन? डीएनए का पार्ट। उस वह पोर्शन की जो टोटल वो जो लेंथ होती है लगभग में, वो होती है लगभग 146 बेस पेयर। ठीक है, तो 146 बेस पेयर होती है। उसके बाद जो दो डीएनए को, दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाला पोर्शन है डीएनए का, दैट डीएनए इज नोन एज लिंकर डीएनए। अब वो लिंकर डीएनए पर ही आपका हिस्टोन 1 आकर के अटैच करता है। ठीक, तो वहां दूसरा न्यूक्लियोसोम स्टार्ट होने से पहले और पहले वाले न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए जितना डीएनए लगता है, प्लस इसके चारों जितना रैपिंग किया हुआ डीएनए, टोटल लगभग एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे वो क्या होता है? 200 बेस पेयर के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है? 200 बेस पेयर। अभी मैंने बोला कि जो डीएनए कांटेक्ट में डायरेक्ट होता है स्टोन के, स्टोन कोर पार्टिकल, वो होता है 146 बेस पेयर। तो हमने फिर कह दिया 200 बेस पेयर। ये कहां से आ गया? अब बताता हूं। ये जो लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए की जो लेंथ होती है लगभग वो 10 to 95 बेस पेयर होती है। और ये रीजन जो वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ये बिल्कुल माइंड में होना चाहिए कि द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन विच इज नोन एज लिंकर डीएनए इज वेरिएबल फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। अब उसमें एक टिपिकल की बात हमने किया, अगर एवरेज लिया जा तो ये लगभग आ जाता है 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम का, जो डीएनए रैप कर रहा है, और दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो पोर्शन लिंकर डीएनए है वह टोटल कितना होता है? 200 बेस पेयर। ठीक है, तो अब दो न्यूक्लियोसोम ये एक दूसरे से जुड़े, फिर तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, इस तरह से क्या होगा कि एक तो डीएनए जो काफी लंबा था वो रैप करते जा रहा है हिस्टोन की चारों तरफ, तो उसका एरिया क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो फर्स्ट कंडेंसेशन होता है और वो 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर पहले होता है, अभी क्या हो गया? ये 11 नैनोमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो लेंथ थी वो घट गई और डायमीटर क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक, तो कंडेंस हो गया। तो फर्स्ट कंडेंसेशन जो होता है क्रोमोसोम का वो होता है क्रोमैटिन के रूप में। अब एक बहुत ही मजे की बात ये बता दूं कि यहां जो डीएनए रैप करता है न्यूक्लियोसोम के चारों, इसके हिस्टोन कोर पार्टिकल के चारों तरफ, अभी मैंने बताया कि इसमें आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं। तो आर्जिनिन और लाइसिन के चारों तरफ जो होते हैं एन टर्मिनल होते हैं। अब होगा क्या कि जो डीएनए डबल हेलिक्स में मैंने बताया है कि एक मेजर ग्रुप होता है, एक माइनर ग्रुप होता है। तो जो माइनर ग्रुप इन साइड वाले रहेंगे वो हिस्टोन प्रोटीन से क्या करेंगे? अटैच करेंगे। मेजर ग्रुप अटैच नहीं करता। जो अटैचमेंट होता है एक्चुअल में हिस्टोन कोर पार्टिकल और डीएनए डबल हेलिक्स में, वो केवल माइनर ग्रुप ऑफ द डीएनए और इसका हिस्टोन, उसमें अटैचमेंट होगा। मेजर ग्रुप अटैच नहीं करता है। बाहर वाला जो माइनर ग्रुप बचता है जो अटैच नहीं है, वो अन्य पार्टिकल, अन्य जो प्रोटीन है उनसे आकर के वो बाइंड करता है। कब? जब वो ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, जब ट्रांसक्राइब होता है वो डीएनए, तो उस समय हमें क्या है कि कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो बाइंड करती है जाकर के जो बाहर वाला माइनर ग्रुप है, तभी जाकर के वो ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है। तो यहां ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि जो माइनर ग्रुप है जो कि 80 रिच होता है, जो 80 रिच माइनर, अब ये बात उठती है कि माइनर ग्रुप तो बाहर भी होगा अंदर भी होगा, कौन से माइनर ग्रुप जाकर के हिस्टोन प्रोटीन को अटैच करेंगे? जो माइनर ग्रुप 80 रिच होंगे,
वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आएंगे, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन कोर पार्टिकल के। और जो जीसी रिच होते हैं, माइनर ग्रुप क्या है मैं बता दूं, जैसे ये डीएनए है अपने पास, ये डीएनए हमने बनाया। अब ये देखिए, अभी ये क्या पोर्शन है, ये पोर्शन है मेजर ग्रुप और ये पोर्शन है माइनर ग्रुप। अब मैं कह रहा हूं कि माइनर ग्रुप यहां भी है, मेजर ग्रुप यहां भी है, ठीक। तो एक कंप्लीट जो टर्निंग होती है डीएनए डबल हेलिक्स में, एक मेजर एक माइनर, जब कंप्लीट होता है तभी जाकर कोई एक कंप्लीट टर्न होता है, जिसको हम एक पिच कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 10 बेस पेयर। तो ये अगर ये 80 रीच है, दिस पोर्शन, सपोज दिस पोर्शन इज 80 रीच, व्हाट इज 80, एडेनिन एंड थाइमिन, एंड दिस वन इज द जीसी रिच, मीन्स गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ये रीजन आउटर साइड में होगा, ये रीजन डायरेक्ट हिस्टोन कोर पार्टिकल से अटैच नहीं होगा, बल्कि कौन सा पोर्शन होगा, 80 रिच वाला जो माइनर ग्रुप है, वो डायरेक्ट कोर पार्टिकल ऑफ हिस्टोन से कांटेक्ट बनाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए, जब ये अब इस स्ट्रक्चर को, मतलब कि पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज नोन एज क्रोमैटिन। फर्स्ट कंडेंसेशन जब डीएनए का फर्स्ट पैकेजिंग होगी, कोर पार्टिकल के चारों तरफ होती जाएगी और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन जो कि कैसा है, अपीयरेंस कैसा होता है इसका, बीड्स रिजेंबल बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इस तरह की कुछ संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पूरी संरचना को, ये जो दिख रही है ये आपका क्या है, क्रोमैटिन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो क्रोमैटिन डीएनए और हिस्टोन की पहली पैकेजिंग है, उसको हम कहेंगे, जो कि कैसा दिखती है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन। ठीक है, तो पैकेजिंग हो गया, क्रोमैटिन हो गया। नाउ कम टू दी क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम कैसे बनता है भाई, ये चीज तो पड़ी हुई है किसमें, इंटरफेज के जीवन फेज में। उस समय वो मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव है, उस समय उसमें तमाम चीजें, जीन एक्सप्रेशन हो रहे हैं, प्रोटीन बन रहा है, और चीजें जो भी जो एक्टिविटी सेल की होती है वो कर रही है। बट व्हेन इट कम्स इन सिंथेसिस फेज, एस फेज, तो उसके पहले उसमें डुप्लीकेशन होता है। चलिए, डुप्लीकेशन तक बातें अभी छोड़िए, अब डुप्लीकेशन हो गया तो हिस्टोन भी बने होंगे, डीएनए भी बने होंगे, तो अब क्या करेंगे, वो रैपिंग करना शुरू कर देंगे। रैपिंग करें तो ठीक है, क्रोमैटिन तो बन गया, अभी भी क्रोमैटिन की स्टेज में रहेंगे वो, लेकिन फिर वो क्या करेंगे कि सुपर क्वाइलिंग करेंगे। ये जो बना हुआ है, इस तरह के 5, एक चक्कर में 5 न्यूक्लियोजोम, 5 से 6 न्यूक्लियोजोम एक चक्कर बनाते हैं। जैसा कि मैंने यहां दिखाने का प्रयास किया है कि एक चक्कर जब ये कंप्लीट हो रहा है 360 डिग्री, तो वहां लगभग 1 2 3 4 5, हर एक चक्कर में क्या है, 5 न्यूक्लियोसोम हैं। फिर नीचे भी देखिए 1 2 3 4 5, फिर नीचे इस तरह से एक अलग सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर, क्योंकि खोखला था तो उसको लोगों ने सॉलिनॉइड कह दिया, लेकिन आज के डेट में उसको हेलिक्स ज्यादातर प्रिफर कर रहे हैं कि हेलिक्स कहा जाए। हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाती है। अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको हम सॉलिनॉइड कहते हैं आज की डेट में, तो ठीक है। अब ये जो है, ये आगे चल के फिर सुपर क्वाइलिंग होती है।
सुपर क्वालिंग होती है तो स्कैफोल्ड प्रोटीन होता है जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। और ये क्रोमैटिन की जो सुपर क्वालिंग स्टार्ट होगी तो उस समय भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। बिना नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ये सुपर क्वालिंग नहीं हो सकती है। और यहां भी देखिए ये एक दूसरे से क्या होंगे, पैकिंग चाहिए ताकि ये छूटने नहीं पाए। फिर ये क्या करेंगे, अब ये लंबी संरचना मान लीजिए बन गई हेल्थ। फिर ये क्या करेंगे कि स्कैफोल्ड प्रोटीन के बेस पर, बेस रहेगा उसका, और उस पर ये क्या बनाएंगे, इस तरह से लूप बनाएंगे। अब लूप बनाएंगे तो और कंडेंस्ड हो गए। जब लूप बनाए और कंडेंस्ड हो तो इस तरह की जो कंडीशन है, क्योंकि सिंथेसिस फेज में डुप्लीकेशन हो चुका है और प्रत्येक जो आर्म है, ये प्रत्येक एक क्या, ये अपने आप में क्रोमैटिड है। अब प्रत्येक क्रोमैटिड में क्या डीएनए की संरचना है। तो यहां देखिए क्रोमोसोम नंबर तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है। एक डीएनए कंटेंट इसमें है जो कि एक ही था पहले, अभी क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि अगर कोई सेल है जिसमें कि जीवन फेज में मान लीजिए है और उसमें 10 क्रोमैटिन या 10 डीएनए है, 10 डीएनए है, तो 10 डीएनए है और उनका जो मास है वो 10 पिकोग्राम है। तो यम फेज में कितने डीएनए, कितने नंबर ऑफ डीएनए होंगे या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे और उसका कंटेंट कितना होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां अभी ये सेंट्रोमियर के नंबर से हम क्रोमोसोम की नंबर काउंट करते हैं। जब तक सेंट्रोमियर अलग नहीं होगा, ये पोर्शन क्या है जहां पर 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से अटैच किए हुए हैं, वो उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर एक है, ठीक है, सेंट्रोमियर एक है और गिने जा रहे हैं 2, एक ही से लगे हुए हैं, एक ही माँ बाप की समझिए औलाद है। भाई ये बना किससे, इसी से तो बना है। तो अगर इस पर जो एलील होगा वही एलील इस पर होगा, अगर इस पर स्मॉल ए तो इस पर भी स्मॉल ए होगा। ये कि समझिए कि एक बाप की 2 औलादें जुड़े किससे हुए हैं, उसी से जुड़े हैं, लेकिन अभी एक है। कब होगा, जब वो अलग हो जाते हैं, बाप की संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, तभी जाकर के क्या होता है, 2 भाग में पड़ते हैं। तो अभी यहां क्रोमोसोम नंबर तो एक ही रहेगा। कब तक, जब तक एनाफेज नहीं आएगी, क्योंकि एनाफेज में ही सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा और उस समय क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो जाएंगे। तो अब यहां क्रोमोसोम जो मेटाफेज की कंडीशन में होगी, क्रोमोसोम नंबर 10 ही रहेंगे, लेकिन जो कंटेंट है बेटा वो दुगना हो जाता है, क्योंकि कंटेंट पहले एक डीएनए था, अभी क्या है, 2 डीएनए है। ये कंप्लीट क्रोमोसोम ही है। ये किस स्टेज में है, मेटाफेज स्टेज में। अब मेटाफेज स्टेज में ही ये कंप्लीट विजिबल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अपन को कर लिए क्या कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हेलिक्स, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का टाइप्स क्या है इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। बट बिफोर दैट, बिफोर एंडिंग द लेक्चर, we should know the type of chromatin. तो एक्चुअल में क्या होता है, लेट मी रेज इट, का जिक्र हमने किया था। क्या है क्रोमैटिन, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसोम, सिंपल भाषा में, जो एक दूसरे से, मतलब ये कहिए कि कई न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से लिंकर डीएनए से जुड़ जाए, जो संरचना बनेगी, बिल्ड्स एन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस होगा, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन। वो सुपर क्वाइल हो जाएगा। पहली जो फर्स्ट सुपर क्वाइलिंग होती है वो स्ट्रक्चर जो बनती है सॉलिनॉइड की बनती है। फिर सॉलिनॉइड लूप के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो तब तक मेटाफेज स्टेज आ जाती है और उसी से वो क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगता है। और जैसे ही वो सेल डिवाइड हो जाएगी फिर वो अपने क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाता है।
क्योंकि जो थिकनेस है, बहुत ज्यादा थिकनेस, वो तो केवल उस कंडीशन में दिखती है, मेटाफेज कंडीशन में। फिर धीरे धीरे वो अपना बाइंडअप हटाता जाता है, क्योंकि उसमें फिर उसको जरूरत पड़ेगी। तो अब ये देखा गया कि क्रोमैटिन को जब स्टेन किया गया, तो एक ने लिया डार्क स्टेन, एक ने लिया डार्क स्टेन, किसी डाई से जब स्टेन किया गया तो एक ने लिया क्या, डार्क स्टेन, और दूसरे ने क्या लिया, लाइट स्टेन लिया, लाइट स्टेन। अच्छा ये बताइए कि कोई चीज ज्यादा जहां रहेगी, मटेरियल तो सेम है, मटेरियल तो सब, ये भी डीएनए और हिस्टोन है, ये भी डीएनए और हिस्टोन है, बट कोई चीज ज्यादा रंग के रख दिया जाए, भाई एक कपड़ा छोटा से दूर पर रंगा हुआ रख दे और बहुत सारे कपड़े रख दे उसी कलर में रंग के, तो ज्यादा डार्कनेस किसका दिखेगा, जो ज्यादा संख्या में। इसका मतलब कि यहां क्वाइलिंग ज्यादा होती है, यहां क्वाइलिंग ज्यादा होती है और यहां क्वाइलिंग कम होती है। यही पॉइंट हमको नोट करना है। अब क्वाइलिंग ज्यादा जहां होती है उसको होकर जो डार्क स्टेन लेता है, दैट पोर्शन ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज हेटेरोक्रोमैटिन, एंड द रीजन विच इज लेस क्वाइल, ठीक है, क्वाइलिंग कम होती है, सुपर क्वाइलिंग, वो लाइट स्टेन लेता है, एंड दैट रीजन इज नोन एज यू क्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन हालांकि दो प्रकार का होता है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होता है फैकल्टेटिव। तो अभी उसके विषय में बहुत जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहां ये जानिए कि ये इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, ये जो होता है एक्टिव होता है। कौन, यूक्रोमैटिन। ये पूछ सकता है कि विच रीजन ऑफ द क्रोमैटिन, विच टाइप ऑफ क्रोमैटिन इज एक्टिव एंड विच इज इनएक्टिव। तो हेटेरोक्रोमैटिन रीजन इज इनएक्टिव एंड यूक्रोमैटिन रीजन इज एक्टिव। कैसा एक्टिवनेस, ट्रांसक्रिप्शनली, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि ये रीजन जो है एमआरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब होता है और ये रीजन एमआरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब नहीं होता है, क्योंकि तमाम ऐसी सेल्स हैं जहां पर कि कुछ पार्ट ही डीएनए के, भाई ये स्पेशलाइज सेल है, इस स्पेशलाइज सेल में इस तरह का प्रोटीन का क्या हो सकता है, तो वही पार्ट जो है क्या करेगा, वो एक्टिव होगा, ठीक। तो क्या इसमें जो पार्ट इनएक्टिव पार्ट पड़े हुए हैं, तो क्या ये कभी एक्टिवेट नहीं होते, होते हैं, जरूरत पड़ने पर ही ये एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज ये इनएक्टिव कंडीशन में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या अपने लेवल पर देखा कि क्रोमैटिन आर टू टाइप्स, दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन एंड सेकंड वन इज यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ओके, अभी हम लोगों ने जो क्रोमैटिन के विषय में पूरा हमने समझाया आपको, अब उसको हम लिखेंगे नोट्स के रूप में, कैसे नोट लिखेंगे उसको हमने पूरा लिख दिया है, तो एक एक करके आप नोट कर सकते हैं इसको। जैसे कि क्या है कि इन 1974 रोगर कोनबर्ग एंड जेओ थॉमस प्रपोज अ मॉडल। किसने किया था ये बीट्स स्ट्रिंग मॉडल, किसने प्रपोज किया था वास्तव में जो क्रोमैटिन का था, वो थे रोगर बर्ग और जेओ थॉमस ने किया था। और उसके बाद फिर देखिए न्यूक्लियोसोम टर्म वाज क्वाइंड बाय, ये दोनों अलग चीज है, इन्होंने मॉडल तो दिया था लेकिन न्यूक्लियोसोम जो शब्द है वो पी आउडेट ने किया था। जब किया था 1975 में किया था। और अभी
positively charged basic histone protein which is rich in lysine and arginine amino acid residue. 2 units of each H3, H4, H2A, H2B combine to form octamer or new body, and DNA wraps around histone core. कितना है 1.7 टन। एक्चुअल में तमाम लोग ये कहते हैं 2 टन करता है, लेकिन रियलिटी है कि वो 2 टन नहीं करता है, ये मिस्टेक है। लेकिन रियल में क्या है उसका कि वो करता है 1.7 टन। तो मेक्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम एंड टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर। ये अभी हमने समझाया पूरा डिटेल में आपको, यहाँ थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं डीएनए ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम constitute a repeating unit of a structure in nucleus called the chromatid, and that chromatid undergoes supercoiling. सुपरक्वाइलिंग जैसे क्या है, अपने पास में ये क्रोमैटिन हमने बनाया था इस तरह से, तो अपने पास ये क्या है, अभी ये क्या हिस्टोन प्रोटीन है, सब कोर प्रोटीन, ये उसकी तरफ क्वाइल किए हुए हैं। फिर ये क्या करेगा कि पुनः इस तरह की संरचना बनाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अपने वो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। और ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, विच नीड सम स्पेशल प्रोटीन एंड दैट इज नोन एज histone protein. Solenoid structure further supercoil and needs loop-like structure. As a result, we get more condensed structure, and which is known as chromosome. And that chromosomes are visible at metaphase stage of cell division. कि आप लोगों ने लड़कियों के बाल देखे होंगे, और वो बाल बिल्कुल, अगर वो जिस पतले पतले जो बाल हैं उसको हम क्या मान लें कि डीएनए के रूप में अगर कंसीडर कर लें, मतलब ऊपर हम उसका ओरिजिनलिटी लिख रहा हूं, ये बाल है, उसके बाद ये क्या बनाती हैं, चोटी बनाती ही बनाती हैं। ठीक है, तो ये चोटी बन गई इनकी। तो बाल क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं चोटी बनते ही, देखा होगा आपने। ठीक है, तो चोटी बनते ही क्या होंगे, बाल छोटे हो जाते हैं। अब ये पुनः क्या करती हैं, ये आपकी क्या है, चोटी है उनकी, जिसको हम कह सकते हैं क्रोमैटिन। अब ये सुपर क्वालिंग इसकी करती है, देखिए और उसके ऊपर से ये क्लिप यहां लगा लेती हैं। ये क्या होगा, इनका जूड़ा हो गया जी। तो अब ये जूड़ा क्या है, आपको दिख रहा है डीएनए के रूप में दिख रहा है, बिल्कुल कैसा दिख रहा है, क्रोमोजोम के रूप में दिख रहा है। तो ये डीएनए के रूप में इनका बाल को आप कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे ही वो चोटी बनाती हैं, वो कंडेंस्ड हो जाती है, थोड़ा पहली फोल्डिंग होती है उनकी, वो क्रोमैटिन के रूप में उसको ले सकते हैं। और जैसे ही वो उसको पुनः लपेट करके क्लिप से दबा देती है बीच में, उसको आप क्रोमोसोम के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ये ऊपर वाली आर्म है, ये नीचे वाली आर्म है, ये जो बीच में क्लिप लगा है, एंड इसको आप कह सकते हैं सेंट्रोमियर के रूप में कह सकते हैं, सेंट्रोमियर। ओके गाइस, थैंक यू।